हेलो दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बातें करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड मैनेजरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या बोलें कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बातें करने से पहले हम ये जानते हैं कि डिमांड क्या है। व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड जो है हमारा, डिमांड इज द एबिलिटी एंड willingness of buyers, यानी कि खरीदार का, buyers to buy a commodity में आपका कोई भी प्रोडक्ट आ जाएंगे या फिर सर्विसेज, दोनों ही आ जाते हैं। तो डिमांड इज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू बाई ए कमोडिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एट अ स्पेसिफिक प्राइस इन a specific time period, in a specific time period। अब देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा स्पेसिफिक टाइम पीरियड यह और स्पेसिफिक प्राइस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं डिमांड को समझने के लिए। क्योंकि कोई बायर या मार्केट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड एक ख़ास टाइम पीरियड में ही करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे तब आप पाएंगे कि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग डिमांड पीरियड होता है। जब उसके डिमांड पीक पर होते हैं उसके बाद वो कम हो जाते हैं। तो हमारा ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिमांड एनालिसिस को स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है, वो है एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ बायर्स। यानी कि बायर्स या कहें जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, उनमें एबिलिटी भी होनी चाहिए एंड विलिंगनेस भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो चाह रहा है कि हम मोबाइल, सपोज़ करें एक मोबाइल ख़रीदना चाहता है, पर वो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो एक मोबाइल ख़रीद सके। तो हम यहाँ इसे डिमांड में स्टडी नहीं कर सकते हैं, यह एक डिमांड नहीं होगा। हमारे पास एबिलिटी एंड विलिंगनेस बायर्स के या कंज्यूमर्स के दोनों होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन होता है कि ये डिमांड कहाँ अराइज होते हैं, यानी कि ये हमारे बायर्स हैं, वो कहाँ पर डिमांड करेंगे। तो ये डिमांड जो है मार्केट में अराइज होते हैं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक मार्केट में ही घटित होती है। तो अब हम मार्केट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, या मार्केट क्या है, इसे हम कैसे अपने शब्दों में बताएंगे। तो अ मार्केट is a place where buyers and sellers meet
फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक ना। अब देखिए मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही होते हैं और वे एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि आधुनिक समय में बायर्स एंड सेलर्स जो गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं मॉनेटरी टर्म में भी करते हैं, यानी कि जो हमारे सेलर्स हैं वे मनी हासिल करते हैं और जो हमारे बायर्स हैं वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीन्स कमोडिटी को गेन करते हैं। तो ये इनका म्यूचुअल बेनिफिट है। यहाँ एक चीज़ जैसा हमने बताया कि स्पेसिफिक टाइम एंड पीरियड, तो मार्केट के लिए भी ये लागू होते हैं कि ये जो है बायर्स एंड सेलर्स के लिए स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये भी हमारा यहाँ लागू होता है। यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे हमारे बायर्स जो हैं वो सेलर्स से इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए इच्छुक होने चाहिए और ये जो भी होते हैं सब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप नोकिया फ़ोन को देखिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नोकिया फ़ोन जो सेल कर रही थी कंपनी, उसे ऑल ओवर वर्ल्ड बायर्स थे। उसके डिफरेंट मॉडल्स को डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट टाइम पीरियड में, लेकिन एक ख़ास टाइम पीरियड में ही बायर्स ने ख़रीदने के लिए इच्छुक थे। हालांकि बाद में स्मार्टफोन आने के बाद उसी नोकिया फ़ोन के वही मॉडल्स आज के समय में बेकार हो गए, या यूँ कहें कि बायर्स या कंज्यूमर्स उपभोक्ता जो हैं उन मॉडल्स में इंटरेस्टेड नहीं रहे। अब हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर कि ये लॉ आखिर बोलता क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन inverse relationship between demand of a commodity and the price of the commodity, other factors being remain same। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा बताता है कि डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि यदि इसे हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, जहाँ D जो है हमारा डिमांड ऑफ द कमोडिटी है और P जो है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और F जो है हमारा फंक्शन है जो कि बताता है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले ही, यह एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब हुआ
कि जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड जो है डिक्रीज होता है। इसे हम सरल शब्दों में बोल रहे हैं। और यदि प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण में हम मोबाइल को ही ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, आज से 10 साल पहले मोबाइल के प्राइस काफ़ी हाई हुआ करते थे। जो हमारे स्मार्टफोन तो थे ही नहीं, और जब मार्केट में स्मार्टफोन आए तो उनके प्राइस काफ़ी हाई थे। तब उस वक्त मार्केट में इन स्मार्टफोन्स की डिमांड कम हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और भी नए नए कंपनी मोबाइल बनाने शुरू किए, कंपटीशन बढ़ा, तो जिससे कि मोबाइल की प्राइसेज में काफ़ी कमी आई। और इसका इफ़ेक्ट हुआ कि हमारा मोबाइल का डिमांड मार्केट में आज काफ़ी हाई है। इसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स के जो बिजनेस है, फ्लैट एंड अपार्टमेंट बिजनेस जो कर रहे हैं। जब इन फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स के दाम काफ़ी ज़्यादा होते थे तो लोग इसे ख़रीदने के लिए सोचते थे। लेकिन आज इनकी कीमतों में काफ़ी कमी आई है, तो मार्केट में इनकी डिमांड भी बढ़ती गई। अब डिमांड बढ़ने से दोबारा इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो जब एक लिमिट के बाद जब कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। इसी तरह से FMCG प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, इनमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट के डिमांड जो है कमने लगते हैं। अब इसे हम एक टेबल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ एक प्रोडक्ट आप कुछ बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैगी ले लीजिए, जो हर घर में यूज़ होता है आजकल। मैगी प्राइस है, मैगी डिमांड है। अब अगर इसकी कीमत, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 50 रुपये एक पैकेट की है। और सपोज किया जब 50 रुपये एक पैकेट की है, तब इसकी डिमांड मान लिया एक मार्केट में एक दिन में केवल एक है। कंपनी ने फिर इसी की कीमत कम करके 40 कर दी, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सपोज क्या ये 2 हो गए। इसी तरह से और कम किया, सपोज किया 30 हो गए, डिमांड 3 हो गए। 25 किए तो हो सकता है डिमांड 4 हो जाए, या 5 कर दीजिए। इसके बाद जब दाम और भी कम हो जाएंगे, 20 रुपये हो जाते हैं सपोज किया, तो इस वक्त हमारा डिमांड 7 भी हो सकते हैं। तो ये जो टेबल, ये जो है प्राइस है और ये डिमांड है, इनमें आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस कम रहे हैं, डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये टेबल जो आया, इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जो हमारा टेबल ये क्रिएट होता है इस तरह से, इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इसी को हम ग्राफिकल रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रूप में जब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। इसे हम अब ग्राफिकल रूप में
ड्रॉ करते हैं। तो ये एक हम ग्राफिकल रूप में इसे हम बना रहे हैं। इसी सेम टेबल को हमने यहाँ ग्राफ में बनाने की कोशिश किया है। तो अब देखिए, जब हमारा प्राइस था 50 तब हमारा डिमांड 1 था। फिर जब 40 पर आते हैं तो हमारा डिमांड 2 होते हैं। 30 पर हमारा डिमांड 3 है। फिर 25 आते हैं जहाँ डिमांड हमारा 5 होते हैं और 20 पर 1 हो जाते हैं। तो इससे हम अगर मिला दें इन सब डिमांड को तो एक स्लोप मिलता है हमें, जिसे कि हम डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व होता है ये। जनरली इस डिमांड कर्व को डी से इंगित किया जाता है। एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि इस डिमांड कर्व के नेचर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि ये नीचे की ओर झुकता हुआ आ रहा है। डिमांड कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वही फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। इस तरफ से इस तरफ की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता जा रहा है। दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट। अब देखिए, यहाँ एक डिमांड कर्व डी है। अभी तक हमने देखा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि और डिमांड हमारा प्राइस पर इन्वर्सली रिलेटेड होता है। और ये कब होता है? जब अदर फैक्टर्स सेम होते हैं। अब अदर फैक्टर्स चेंज भी हो सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जब हम दिया जाता है तो उसमें अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप निकाला जाता है। अब यदि कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बायर्स के इनकम इंक्रीज हो जाए, या फिर कंपटीटर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके दाम बढ़ जाएं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो डिमांड इंक्रीज होने पर हमें एक नया कर्व मिलता है, दैट वन D1 इसी केस में अगर रेसिप्रोकल केस की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकम पैरामीटर जो है हमारे बायर्स के वो कम हो जाएं, या हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स के दाम कंपटीटर की तुलना में अधिक हो जाए तो डिमांड कम हो जाएंगे। तो इन दैट केस एक दूसरा डिमांड कर्व हमारा इधर बनेगा D2। ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कर्व D1 जो है ग्रेटर डिमांड देन DD, दैट वन DD इज ग्रेटर देन D2। ये तब हो रहा है जब अदर देन प्राइस, जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड हमारा अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो कर्व हमें D1 मिल रहे हैं। अगर हमारा डिमांड डिक्रीज होता है तो हमारा कर्व D2 है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स। अफेक्टिंग डिमांड, वे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिमांड कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं। तो पहला फैक्टर है प्राइस, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे हमारा डिमांड कमेगा, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, और जैसे जैसे प्राइस कम होते हैं हमारा डिमांड कमोडिटी का वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है। अब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, अब देखिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, उतना ही इम्पोर्टेंट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स उसे बोलते हैं, या आप बोलिए कि जो हमारे कंपटीटर से प्रोडक्ट्स हैं उसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम टाटा टी ले लें तो इसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, ताज टी जो हैं आते हैं, लिप्टन टी आते हैं, या इस तरह से बहुत सारे जो भी हैं, ये हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो अगर हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में इंक्रीज होते हैं प्राइस, तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर्स हमेशा प्रेफर करेंगे कम दाम पे सेम प्रोडक्ट्स को कम दाम पे परचेज करना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स या फिर बायर्स। यदि हमारा इनकम इंक्रीज होते हैं, बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है हमारा डिमांड भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम होंगे हमारे बायर्स के पास, उतने ज़्यादा उनके पास एक्सपेंस करने की कैपेसिटी होगी, उतने ज़्यादा वो एबल होंगे नए प्रोडक्ट्स को परचेज करने में एंड और उसे कंज्यूम करने के लिए। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड टेस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट। अब कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट से मतलब होता है कि एक कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसको यूटिलाइज करने के बाद वो उसमें कितना सेटिस्फाई हो पाता है, इसके बाद फिर उसे किस तरह का प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, ये सब जो है हमारा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है फैशन। फैशन जो ही बदलता है, पुराने फैशन का डिमांड हमारा कम हो जाता है, चाहे वह हेयर स्टाइल में हो, क्लॉथिंग में हो, या डेकोरेशन में हो। इन सबों से हमें पता चलता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट जो हैं डिमांड को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल जो है हमारा फैशन, आपका हेयर स्टाइल भी है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है मार्केट में आज के टाइम में। इसके बाद एक और फैक्टर है पॉपुलेशन। हायर विल बी द पॉपुलेशन, हायर विल बी द डिमांड। यानी कि एक पॉपुलेशन, एक मार्केट जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ डिमांड हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा होगा। कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिमांड हमारा ज़्यादा होगा। अब अगले फैक्टर पे आते हैं। हमारा हो गया फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब होता है कि उस किसी देश की करेंसी का क्या वैल्यू है विदेशी मार्केट में।
क्योंकि यदि मनी वैल्यू कम होते हैं तो हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं, महंगाई बढ़ती है। और अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डिमांड डिक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो मनी वैल्यू जो है, यानी कि मुद्रा, किसी भी देश की या मार्केट की मुद्रा का जो वैल्यू होगा वो हमारी डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। अब डिमांड को क्या अफेक्ट कर सकता है? एडवर्टीजमेंट्स। आजकल अनेक कंपनियां एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग पे खर्च कर रही हैं। क्यों? इसमें क्या रिलेशनशिप होंगे? जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होते हैं और मार्केटिंग होते हैं, प्रोडक्ट के डिमांड उतना ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एड्स होंगे और मार्केटिंग पर खर्च किया जाएगा, यानी कि मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, उतने ही ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। जितने ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी, कंजम्पशन भी उतना ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन के बेसिस पे हमारा डिमांड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगला फैक्टर एक आएगा, वो है लोन एंड क्रेडिट। ये हमारे डिमांड को भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसे समझने के लिए आप इस तरह से समझें। यदि एक मार्केट है जहाँ की हमारा डिमांड अस्थिर है, यानी जो सप्लाई हो रहे हैं वो डिमांड कंज्यूमर कर ले रहे हैं और वो कंजम्पशन सैचुरेशन पे आ गया है। कंपनी के पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च करे, या अपनी सिंपल सी भाषा में बोले तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। इसके लिए कंपनी को यदि लोन बैंकों से मिलती है, जनरली बैंक से ही लोन मिलती हैं, या फिर प्राइवेट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वे भी देते हैं लोन्स। अब यदि इस कंपनी को लोन मिलते हैं तो वो अपने यूनिट में एक्सपेंशन करती हैं, जिससे कि इसका आउटपुट बढ़ जाता है और मार्केट में इसके प्रोडक्ट जहां सपोज कीजिए 100 यूनिट्स आ रहे थे पहले, वहां अब 1000 यूनिट्स आने लगे। अब 1000 यूनिट्स जब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसी कंपनी के, तो हमारा कॉस्ट कंपनी के जो हैं कम हो जाते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में आप पढ़ेंगे। तो जब मोर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एट ए रिड्यूसिंग प्राइस पे, तो हमारा डिमांड जो है ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज हो जाएंगे, हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। अगला फैक्टर है टैक्स। किसी भी मार्केट में टैक्स के जितने ही ज़्यादा टैक्स होंगे, प्राइस उतने ही ज़्यादा, प्रोडक्ट के प्राइस उतने ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से डिमांड हमारा उतना ही कम होगा। यानी कि हायर विल टैक्स पॉलिसी बोलिए इसे, जितना ज़्यादा टैक्स पॉलिसी होगी डिमांड उतनी ही कम होगी। इसे विशेषकर इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा देखा जाता है। अगला फैक्टर हम मान सकते हैं गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कभी कभी डिमांड शून्य भी हो जाते हैं या फ्यूचर डिमांड बंद हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ समय पहले
बिहार और गुजरात में लिकर्स को सरकार ने बैन कर दिया। इससे क्या हुआ, इन स्टेट्स में इनके डिमांड इमीडिएटली ड्रॉप कर गए और वो ज़ीरो पे आ गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं डिमांड को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ज़ीरो डिमांड। इसी तरह से कुछ समय पहले BS4 व्हीकल्स की बात हुई थी, उसमें भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने सभी पुराने व्हीकल्स के नए रजिस्ट्रेशन पे बैन लगा दिए, जिसकी वजह से अब केवल नए व्हीकल्स की ही डिमांड होती है, पुराने व्हीकल की डिमांड बंद हो गई है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोलता है कि ये बोलता है कि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कमते हैं, और अगर प्राइस कमते हैं तो डिमांड बढ़ता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस पे हम देखते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है, वैसे कंज्यूमर्स जिनका वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम। अब ऐसे कंज्यूमर्स जो हैं हमारे लग्जरियस आइटम्स को ज़्यादा परचेज करते हैं, या आप कहिए कि लग्जरियस आइटम्स जो हैं हमारे लग्जरियस आइटम्स जो हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में आते हैं। लग्जरियस आइटम्स जैसे काफ़ी महंगी कारें होती हैं, मोबाइल फ़ोन जो हैं कुछ वो भी काफ़ी महंगे आती हैं, तो इन्हें हर कोई नहीं परचेज कर सकता है। तो जो लोग इन्हें परचेज करते हैं वे बहुत सी हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वे इन्हें स्टेटस सिंबल की तरह यूटिलाइज करते हैं। ये इनके लिए एक तरह से स्टेटस सिंबल होता है। तो इस केस में यदि प्रोडक्ट्स की दाम जैसे जैसे बढ़ते हैं, यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो इनका डिमांड, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल हो जाते हैं, हर कोई इन्हें पाना चाहता है महंगे दामों पे। लेकिन यदि इसी प्रोडक्ट के दाम अगर कंपनी कम कर देती है तो इनका डिमांड इंक्रीज नहीं होकर इनका डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि फिर वो एक कॉमन मैन भी उसे परचेज कर ले सकता है, तो ये स्टेटस सिंबल नहीं रह जाता है। अब हम दूसरे एक्सेप्शन पर आते हैं। ये होता है दूसरा एक्सेप्शन जो है हमारा इसेंशियल गुड्स के मामले में है। इसेंशियल गुड्स, फॉर एग्जांपल डेली यूज कमोडिटी, डेली यूज प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, मिल्क, ये सब जो होते हैं इसेंशियल गुड्स होते हैं। गैस, LPG गैस जो होते हैं हमारे, इनमें इन प्रोडक्ट्स में क्या देखा जाता है कि यदि इनके दाम बढ़ने लगते हैं तो लोग इन्हें और ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, कि फ्यूचर में इनका दाम और बढ़ गया तो और ज़्यादा दामों पे इन्हें ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए वे लोग यानी बोले कि जो पब्लिक है हमारी या कंज्यूमर्स हैं, वे ऐसे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। यहाँ जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है
डिमांड उतना ही हाई हो जाता है। हाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुआ है। यहाँ लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वे फ्यूचर के लिए भी जमा कर लेना चाहते हैं। तो ये डिमांड जो है आपका प्रेजेंट प्लस फ्यूचर कंजम्पशन का डिमांड है ये। इसके बाद एक और हम देख सकते हैं एक्सेप्शन स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेशन पर लोग परचेज करते हैं। यदि किसी एक खास स्टॉक में ज़्यादा परचेज होने लग गए या उसके दाम में कुछ वीकली या मंथली बेसिस पे कुछ इंक्रीज होते हैं इसके दाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। वे इस उम्मीद में ख़रीदते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट का या जो है दाम और बढ़ेगा, दैट मीन्स उस स्टॉक की कीमत और बढ़ेगी, इसलिए लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ये था दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। धन्यवाद दोस्तों।